नमस्कार। मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको उन सब लोगों से मिला रही हूँ और उन सब से बात कर रही हूँ, जो आपको ये बताएँगे कि डबल इंजन की सरकार के क्या फ़ायदे होते हैं। जी हाँ, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आपको ये सुनकर हैरानी होएगी। जी हाँ, मोदी जी भी इसमें बहुत बिलीव करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार मतलब डबल डेवलपमेंट। तो चलिए, आइए सुनते हैं सबके क्या विचार हैं। हाय नंदिनी। हाय हाय पायल। नंदिनी, मैंने आज काफ़ी लोगों से ये सवाल पूछा है कि मोदी जी कहते रहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, जिससे कि फिर फ़ायदा होता है डबल इंजन की सरकार से, तो उनका क्या मतलब है इसका? I think he means that the same government, the same party in power in state as well as the center, which naturally will benefit the people because nowadays our state governments behave as if they are, kingdoms, they own kingdoms of their own, and in defiance, they even deprive their own people of the good things that they can, the benefits they can have. So I Yeah. think it makes great sense if it's the same party in power in the center as well as in the state. Because they Like, were like I've noticed that there are a lot of ego hassles between, like you said, they behave as if they're some kings or something, and yes, as of the independent states, and yeah, they don't give their pass on the benefits to their own people because they think the center might get credit for it. So I think it makes absolute sense. I mean, look at us in Delhi. Didn't we benefit when Sheila Dikshit was the CM and the UPA was in power? They just gave her yeah, a clean, chit to do whatever she liked because it was their flagship model, so to speak. So, yeah, I mean, and look at Kejriwal constantly in conflict with the center. Who has suffered in the bargain? Delhi has suffered. yeah. So I Even can like imagine. schemes like Ayushman Bharat, which I feel which Yes, is very, very important, especially for absolutely. the poor. Yes. And I feel this thing. Yeah, you're right. And the price of petrol. Look at the Congress-run states haven't lowered it. Uh, Uh, they've sort of they created a big noise saying that the prices are high, but then they didn't lower it either when the BJP-run states have. yeah. Basically, it is to see that the anger is directed towards the The center. center, yeah, yeah. Yeah, so I think double engine, government works. This Okay. double engine system should work very Work. well. Okay. Thank you so much, Nandini. Thank you so Not much. at all. Okay. साकेत जी से मैं एक सवाल कर रही हूँ जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है। साकेत जी, आप बताइए, डबल इंजन की सरकार जो मोदी जी और योगी जी बार बार दोहराते रहते हैं और बीजेपी काफी लीडर्स भी बोलते हैं कि अगर सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है, अगर वही स्टेट में भी होती है तो उसको डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट होती देखिए, इसमें मेन एस्पेक्ट ये है कि सरकार जो होती है, केंद्र की सरकार मूलतः नीतियों पे कार्य करती है। तो वो जो नीतियां बनाती है उनकी सफलता और असफलता जो है राज्य सरकार पे काफी हद तक निर्भर करती है। जैसे अगर आप जैसे किसान सम्मान निधि की बात करें, जो किसानों के पास सीधा पैसा पहुंचा, या फिर तो उसको अब देखें तो बंगाल की सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया पहले अपने यहाँ। तो उनके किसानों के पास वो पैसा ही नहीं पहुंचा, तो उनको पता नहीं है कि इसका लाभ क्या है। या जैसे जो हेल्थ वाली पीएम हेल्थ स्कीम जो है, जी? उसका प्रारंभ में केजरीवाल ने विरोध किया। जब वो हाँ, दिल्ली में आयुष्मान इतनी भारत का। समस्या हो आयुष्मान। गई कोविड की, जी। आयुष्मान भारत की, तो जब लोगों को उसकी मदद की जरूरत पड़ी तो उनको फिर वो इम्प्लीमेंट करना पड़ा। परंतु वो उसको अगर पहले से इम्प्लीमेंट करते तो बहुत सारे मजदूरों की भलाई हो जाती, बहुत सारे जी। गरीबों की भलाई हो जाती जो इसके लाभार्थी बनते हैं। जी। तो उस स्तर पे, क्रियान्वयन के स्तर पे, अगर नीतियों हाँ। को जमीन तक और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है, जो कहते हैं हाशिए पे खड़ा आदमी है, उस तक हाँ। पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि राज्य सरकार भी ऐसी हो जो केंद्र की जनता के लाभकारी जो नीतियां हैं उनको योजनाबद्ध कर सके और उनको क्रियान्वित कर सके। जैसे आप कोविड वैक्सीनेशन लीजिए, तो उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या देखे, 23 करोड़ की जनसंख्या है, और जी। कोविड पे जो मृत्यु हुई है वो आप महाराष्ट्र की स्थिति देखिए क्या है।
तो भारत में सब राष्ट्र में हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी है। तो उसको किस तरह से जमीन पे क्रियान्वित किया जाता है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, और इसमें राज्य की सरकार का बहुत हद तक रोल होता है। और आप इसीलिए मुझे हाँ, लगता है कि एक सरकार केंद्र के साथ कंसिस्टेंट है राज्य में, वो बहुत आवश्यक है। जैसे दो चीजें हैं कि एक तो वो है कि केंद्र की सरकार नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, और दूसरी चीज ये कि अपने स्तर पे उसकी जो वैचारिक प्रतिबद्धता इतनी संपन्न है जो योगी सरकार की, कि वो अपने स्तर पे बहुत सारी चीजें उठाकर और उभार कर लाती हैं। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से भारत का पहला हिंदू धर्म पर जो शोध है और शिक्षा प्रारंभ हुई है। तो इस प्रकार की चीजें तभी हो सकती हैं जब दोनों केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर चले और एक ही विचार और मूल्य को लेकर चले। तो आपको जी लगता है कि जनरली काम इसलिए भी नहीं होता है बिकॉज ईगो हैसल्स होती हैं, और जो अगर सेंटर में एक गवर्नमेंट और स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट आती है, उनको लगता है कि फिर वो सेंटर को क्रेडिट मिल जाएगा, उस पॉलिटिकल पार्टी को जी, क्रेडिट। वो तो वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ईगो हैसल नहीं है, इसमें एक इविल इंटेंट भी होता है कि जब लोगों के पास वो सुविधाएं पहुंचती हैं तो उनके लिए जो राज्य की सरकार यदि विरोध में खड़ी है तो उनके लिए बड़ा कठिन होता है जनता को उस सरकार के या उस दल के पक्ष में जाने से रोकना जो कि केंद्र में है। तो उससे रोकने का वो यही तरीका है कि उन नीतियों के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करें, ताकि वो सुविधाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास है या इस प्रकार की योजना उन तक पहुंचे नहीं, क्योंकि उनके तक पहुंचेंगी तो वो लोग ये अवश्य चाहेंगे कि राज्य में भी उन्हीं की सरकार हो। थैंक यू सो मच साकेत जी, जी मैंने आपको परेशान किया, पर मैंने आपको नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ऑर्डर दे दिया मैंने तो कि साकेत जी चलिए आके जवाब। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाय तुषार। हेलो पायल जी, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। मान ही गए आप, आ ही गए, पकड़ ही लिया, क्योंकि 2-3 मिनट ले रही थी ना, तो इसलिए आप मान गए। चलो कुछ नहीं होता, फिर भी जवाब दो मेरा। तुषार, ये मोदी जी बहुत डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, और मैंने काफी लोगों का इस बारे में बाइट्स लिए हैं, तो वो बहुत अच्छी बातें बताई हैं उन्होंने मुझे। तो आपको क्या लगता है कि इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं जो वो इतना हर बारी बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और क्या तात्पर्य है उनका? पायल जी, दो चीजें हैं। पहले मैं पब्लिक वेलफेयर की बात करता हूँ। आप आज तमिलनाडु जाओ, आप वेस्ट बंगाल जाओ, सरकार ने इतनी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स शुरू कर रखी हैं, वेस्ट बंगाल में पहुंचती नहीं। क्यों? द गवर्नमेंट ओवर देयर अंडर ममता बनर्जी डज नॉट लाइक द सेंटर। तमिलनाडु में उन्हीं पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को दे रीक्रिश्चन इट, पुट द स्टेट गवर्नमेंट्स नेम, डीएमके इज डूइंग इट, एंड डाइल्यूट द एफिशिएंसी ऑफ दोस पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स। तो अब दिल्ली में बैठ के मोदी सरकार ने तो मुद्रा की योजना बना दी, जनधन की योजना बना दी, उज्ज्वला योजना बना दी, पर बंगाल में अगर एक गांव की एक व्यक्ति को या एक महिला को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, इफ शी और ही इज नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट, व्हाट्स द पॉइंट? यहाँ आपका सेंटर का जो इंजन है, जो दौड़ रहा है, वो हो जाता है फेल। अब आप इसको कंपेयर करो गुजरात से, आप इसको कंपेयर करो मध्य प्रदेश से, आप इसको कंपेयर करो बिहार से, आप इसको कंपेयर करो सबसे बढ़िया स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश से। आज आप ग्राउंड पर जाओ, क्या बोल रही है विमेन वोटर्स? पैंडेमिक में हमारा ध्यान रखा गया, हमको मिले फूड ग्रेन्स, राशन मिलता रहा, वो बहुत बड़ी चीज है। अब ये एक एग्जाम्पल है कि डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है, कि व्हेन देयर वाज अ प्रॉब्लम, व्हेन वी हैड द वर्स्ट पैंडेमिक इन 100 years, the center and the state and the biggest state in India, government of that state came together, that double engine came together, and सब लोगों को उसका फायदा मिला। ये होगी पब्लिक वेलफेयर की बात, पहली चीज। अब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। आज हम बात करते रहते हैं कि टेस्ला को इंडिया आना चाहिए, इंटेल को इंडिया आना चाहिए, टीएसएमसी को इंडिया आना चाहिए, हमें सेमीकंडक्टर बनाने, हमें मोबाइल फोन बनाने हैं, हमें सब कुछ बनाना भी चाहिए। बट व्हेन the companies look at the investment prospects, they look at the government in the center, and the center directs them to the states, or they also coordinate with the state government. अब आप महाराष्ट्र का एग्जांपल लो, डबल इंजन था, बुलेट ट्रेन का प्रपोजल पास हो गया, गुजरात में तो काम होता रहा, जहां डबल इंजन की सरकार है, महाराष्ट्र में काम रुक गया। कौन सफर कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सफर कर रहा है। तो डबल इंजन का ना दो पहलू हैं, एक तो पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से, एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। आज ये स्टेट के पीछे क्या हुआ था, टेस्ला का वो ट्वीट जब आया
सारे स्टेट के सीएम शुरू हो गए, टेस्ला शुड कम हियर, टेस्ला शुड कम हियर। ममता बनर्जी के पास एयरपोर्ट देने की जगह नहीं, टेस्ला की फैक्ट्री को इनवाइट कर रही है। तो ये तो हिपोक्रेसी होती है। बट आज ना टाइम ऐसा हो गया पायल जी, अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स ऐसी हो गया, मैं पंजाब के कंटेक्स्ट में बोलूंगा कि ना सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप खराब हो गए हैं। फिर आम आदमी पार्टी जैसी पार्टीज होती हैं विच डू एवरीथिंग टू बर्न दोस ब्रिजेस, जो एक फेडरल ब्रिजेस होते हैं। तो उसमें ना डबल इंजन टूट जाता है, इट बिखर जाता है। सफर कौन करता है? सिटीजन। तो वो चीज है व्हाई वी शुड फोकस ऑन द डबल इंजन सरकार, जो मोदी जी कहते हैं। अब जैसे मुझे किसी ने कहा कि अभी आई थिंक हाँ, वन ऑफ जिसने मैं इंटरव्यू ली थी, उन्होंने कहा कि जैसे पंजाब में फ्री राशन गया, सेंटर की तरफ से राशन गया, तो उन्होंने 2-2.5 महीने वही पड़ा रहने दिया कि पहले उन्होंने अपने बोरों के ऊपर अपना नाम लिखा, अपनी पार्टी का नाम लिखा, अपने लीडर का नाम कर फोटो चिपकाई, फिर देना शुरू किया। तब तक तो पब्लिक को तो नुकसान ही पहुंच, ईगो क्लैशेस होती हैं बहुत। तमिलनाडु में यही होता है ना, आज आपको अन्न चाहिए, आपको अगले हफ्ते पहुंचाना है, कुछ चीजें आपको अगले दिन पहुंचानी है, जैसे वैक्सीन। पंजाब में क्या हुआ था, चलो अन्न की बात तो छोड़ो, पंजाब में बहुत है। जब इन्वर्टर करो, वेंटिलेटर पहुंचे थे, कितनी टाइम तो वो पड़े रहे थे हॉस्पिटल्स में, यूज नहीं हुए थे। रिपोर्ट आई थी, याद है आपको, कि वेंटिलेटर्स में कुछ एरर बता के पंजाब गवर्नमेंट ने उनको यूज ही नहीं किया, जबकि देयर वाज एक्सट्रीम शॉर्टेज इन सिटीज लाइक पटियाला, जलंधर, लुधियाना। यहाँ डबल इंजन की बात आ जाती है। देखो, एक तो एफिशिएंसी की बात है, ममता बनर्जी इज नॉट एन एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर। एक इंटेंट की बात हो जाती है, पंजाब गवर्नमेंट का उस टाइम इंटेंट ही नहीं था। एक पॉलिटिक्स की बात हो जाती है, जो महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के साथ हो रहा है, कि हमको तो प्रोजेक्ट पास नहीं करना, ईगो इशू है। तो ये जब तीनों चीजें होती हैं, करने को आप इसको पॉलिटिकल इशू कह दो, पर सफर कौन कर रहा है? पंजाब में जो कोविड-19 का विक्टिम था वो सफर किया, बंगाल में इतनी गरीबी है वहां लोग सफर कर रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात में जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है, पीपल हु आर इन डेस्परेट नीड ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। मुंबई मेट्रो का हाल देख लो, जब डबल इंजन बिखरा, प्रोजेक्ट एकदम बैठा हुआ, एकदम क्या करें अब। या चलो, बहुत अच्छा, आपने अच्छी बातें बोली और समथिंग नई भी बातें बताई मुझे। थैंक यू सो मच तुषार। थैंक यू पायल। थैंक यू। हाय किया, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। अच्छा किया, ये आप मुझे ये बताइए कि ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से इतनी सक्सेसफुल हुई है, मतलब सेंटर में बीजेपी और यूपी में भी बीजेपी, और जिस सेंटर में बीजेपी, एमपी में बीजेपी, ये असम को देख लो आप, दोनों जगह बीजेपी सरकार है, सेंटर और स्टेट में इतनी सक्सेसफुल हुई हैं, तो आप क्या सोचती हैं कितनी अच्छी होती है डबल इंजन की सरकार? देखिए पायल जी, ये अच्छी होती है या नहीं, ये देखने का मौका हमें पश्चिम बंगाल के लोगों को अभी तक मिला नहीं है। बिकॉज यहाँ पर एक तो है ममता दीदी की सरकार, जो केंद्र का कोई भी जो इतने अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स है वो लेना नहीं चाहती है। आप एग्जाम्पल के तौर से आयुष्मान भारत को ले लो। आयुष्मान भारत में जहां देश में करोड़ों लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल में वो लाने नहीं दिया उन्होंने। यहाँ पर लोग कोविड के दौरान रास्ते में ट्रॉली में हॉस्पिटल के सामने मर रहे थे, यहाँ पर बेड नहीं मिल रहा था, यहाँ पर बहुत सारे जो क्या बोलेंगे ऑक्सीजन की कमियां थी। तो हमें तो ये फायदा मिला नहीं, लोगों को इतना सारा बिल भरना पड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन ये फायदा पश्चिम बंगाल को मिला नहीं। अच्छा, इसको छोड़ के आप अगर दूसरा ये इसको ले ले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि, जहां पर हमारे राज्य के किसानों को जो पैसा मिलने का बात था सालाना 6,000, वो भी मिला नहीं। वो सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उन्होंने इसको स्टॉप कर दिया था। स्टॉप मतलब एकदम स्टॉप, ताकि हमारे किसान यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कितने सारे किसान वो आत्महत्या कर लिए। ममता बनर्जी जो वहां पर फेक फार्मर्स थे, उनके लिए उनका आंखों में आंसू था, लेकिन अपने राज्य में जो किसान मर रहे थे या उनको 6,000 रुपया मिलने से उनको थोड़ा सा सुविधा मिलता, वो उन्होंने दिया नहीं। अब जाके इलेक्शंस जीतने के बाद उनको अभी ये ख्याल हुआ कि चलो अभी सामने कोई इलेक्शंस नहीं है तो किसान को ये दिया जाए। तो अभी हाल फिल में उन्होंने शुरू किया है किसानों को ये पीएम किसान सम्मान निधि। यहाँ पर आप देखिए, यूपी के बात आपने बताया पायल जी, एक्चुअली इतने कम समय में इतने कुछ बोलना पड़ रहा है। यूपी में कोविड के दौरान जब सारा देश, सारा विश्व में एक फाइनेंशियल रिसेशन चल रहा था एक किस्म का, वहां पर
योगी जी की सरकार ने वो चाइना से उन्होंने सैमसंग को यूपी में लाया है। और पश्चिम बंगाल में क्या मिलता है? हमें हमेशा जीरो, हमें हमेशा रिसीविंग एंड में जीरो मिलता है। सिर्फ केंद्र से उनको पैसा चाहिए, पैसा भेजो पैसा भेजो पैसा भेजो, पैसा का कोई ऑडिट नहीं दिया जाता है। अगर पैसा का ऑडिट मांगते हो तो वो बोलती है कि ये तुम्हारा तू तड़ाक करके वो बात करती है, तेरा पैसा है, तेरे बाप का पैसा है कि हम इसका ऑडिट रिपोर्ट देंगे। तो पश्चिम बंगाल की जो आम जनता है ये तो ये देख रहे हैं, यहाँ पर उल्टे हमें देना पड़ता है। यहाँ पर कलकत्ता में कुछ 2 दिन पहले एक कैफे ओनर, एक लेडी, उनको थ्रेट किया गया, उनको कहा गया कि तुम चंदा दो 1 लाख 2 लाख की, तो उन्होंने मना कर दिया। उनको फिर धमकाया गया कि तेरा कैफे कैसे चलता है हम लोग देख लेंगे। तो ये कलकत्ता शहर में हुआ है, इसीलिए मीडिया को खबर चली है। ऐसे हर दिन हर जगह ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर जो है कि डबल इंजन की सरकार की जो एब्सेंस वो हमें ज्यादा महसूस होती है। क्योंकि ये इवन आयुष्मान भारत नहीं आया है वहां पे, और प्रधानमंत्री निवास योजना आई है वहां पे कि नहीं? इसमें एक बहुत मजे की बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो बिल्कुल आई है कि यहाँ पर आप एक बात हाल फिलहाल में सुने होंगे, कट मनी। एक घर बनाने के लिए तृणमूल के जो लीडर्स है, लोकल लीडर्स, वो किसी से 40,000, किसी से 60,000, किसी से 70,000, मतलब ऐसे रेट है। तो ये वो लाने इसीलिए दे रहे हैं फॉर 2 रीजंस। एक तो कट मनी मिलता है, उनका दुकान चलता है, और दूसरी वजह ये है कि स्टिकर दीदी, आपको याद रहेगा माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि ममता दीदी तो स्टिकर दीदी बन गई है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री निवास योजना जो है, आवास योजना, इसके ऊपर वो स्टिकर लगा के बांग्ला आवास योजना के नाम से वो चलाती है। लोगों का, तृणमूल के लोग बोलते कि ये देखो ममता दीदी ने घर दिया। तो इसी 2 कारण की वजह से ये प्रधानमंत्री आवास योजना वो चल रही है। और एक बात है कि आप अगर देखेंगे इसमें भी एक थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है। मैक्सिमम जो रेसिपिएंट है उनके सर के ऊपर घर छत है, और मैक्सिमम जो है वो तृणमूल के लोग, उनको मिल रहा है। जिसके पास पैसा है उनको मिल रहा है। एक बूढ़ी माँ, उनके पास पैसा नहीं था, तृणमूल के लोग उनको घर लेने नहीं दिया। तो दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ बंगाल। Thank you so much, Kia. Thank you. Pleasure. Thank you. Thank you. नमस्कार प्रमोद जी। नमस्कार। ये मोदी जी बहुत बात करते हैं डबल इंजन की सरकार के बारे में, तो वो सब लोगों को बहुत मतलब बोल रहे हैं कि आप हर स्टेट में बीजेपी की सरकार लाइए, क्योंकि सेंटर में वो बीजेपी की सरकार है। तो उनका इस वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं लोगों को, क्यों कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है? तो आपका क्या मतलब है कि अगर सेंटर में बीजेपी होगी और अगर दूसरे स्टेट में कांग्रेस होगी, तो क्या यहाँ एसपी होगी या आरजेडी होगी, तो क्या सेंटर मदद नहीं करेगा? इसका क्या मतलब है मोदी जी का? नहीं, देखिए ऐसा है ना, सेंटर मदद पूरी करता है। सेंटर जो स्टेट्स का शेयर है, जीएसटी का हो, रेवेन्यू का हो, हेल्थ में, सारा पैसा देता है। लेकिन होता क्या है कि चूंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जैसे कांग्रेस की अलग है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री की कोई ऐसी स्कीम हो जिसको कांग्रेस को लगे ये तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, बीजेपी को फायदा होगा, तो उसमें वो टांग अड़ा देते। ठीक है। वो तमिलनाडु में भी अपना कंपल्सन है, तेलंगाना में लगा। ममता बनर्जी तो किसी बात को मानने तैयार, तो आयुष्मान भारत को लागू करने तैयार नहीं। किसान सम्मान निधि योजना रोक के रखी, कितने लोगों का पैसा मर गया वहां के वेस्ट बंगाल के किसानों को। केजरीवाल ने मतलब कि कम से कम 5-6 साल तक सेंटर की एक भी स्कीम नहीं लागू की। तो उससे डबल इंजन सरकार का मतलब यह है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है, जो मेरा शहर बनारस है, अगर आप 2014 के पहले के बनारस में गए हो, आज जाएं, तो आपको लगेगा कि क्या फर्क होता है जब दोनों सरकारें एक पार्टी की हो, सेम वेवलेंथ पे हो। बनारस का जो डेवलपमेंट हुआ, वो तो लोग कहते थे कि मोदी जी ने बोला था बनारस को क्योटो बना दूंगा। क्योटो बनाया क्या भाई? अगर आप क्योटो गए हो तो बनारस आके देख लीजिए कि बनारस में क्या परिवर्तन आया है। हेल्थ हो, सड़क हो, पुल हो, फ्लाईओवर हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो। बनारस में पहले नंगे तार झूलते, तब आपको पूरे बनारस में एक भी ओवरग्राउंड वायरिंग नहीं दिखेगी। बिल्कुल नहीं जी। ब्रिटिश पीरियड का वह सिंगल ट्रंक सीवर सिस्टम था, 1890 का बना हुआ। तब से आबादी कितनी बढ़ गई, अब उसको दोबारा रीले किया गया है।
गंगा जी में एक भी गंदा नाला नहीं बहता, सब जगह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लग गए। गंगा जी आप जाएंगे तो आपको पानी ठीक ठाक मिलेगा। तो आपका मतलब है कि नहीं, तो आपका मतलब है कि जब मोदी जी 2014 में आए, पर उस टाइम पे अखिलेश जी की सरकार थी, तो मोदी जी ने जब ये सब चीजें ऑफर करी थी तो अखिलेश सरकार ने मना कर दिया था। देखिए ऐसा है, जो बनारस का जो डेवलपमेंट हुआ 17 से 22 के बीच में हुआ है। उस समय एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, प्रांजल यादव नाम है मुझे, वो आजमगढ़ के भी डीएम थे। एक मतलब कि 2 बड़े जिलों के एक डीएम, वो तत्कालीन सरकार के चहेते थे। तो वो काम में टांग, अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है ना, स्कीम आती है लागू तो वही करता है, स्टेट गवर्नमेंट कहती है इसको रोक लो, रुक गया। मुझे याद है पांडेपुर पे एक फ्लाईओवर बन रहा था, मायावती जी के जमाने से शुरू हुआ था, वो कितना लेट, मतलब 4-5 साल तक लोगों ने झेला है, वो जाम लगता था। अब जाके वो जब ये बनना शुरू हुआ तो किसी तरह फिर जाके उससे जो दूसरा लिंकिंग फ्लाईओवर था, जब योगी जी की सरकार आई तब बना। बीएचयू का रामनगर से, जो बीएचयू गेट से रामनगर का पुल था, बनारस में पूछेगा लोगों से क्यों नहीं बन रहा था, पीपे से चल रहे थे। अब आप बीएचयू गेट से पहलवान के लौंग लता खाइए, शिव प्रसाद की लस्सी पीने पुल से चलते हुए जा सकते हैं, पहले संभव नहीं था। बनारस में रिंग रोड बन गई, ट्रैफिक जाम खत्म हो गया। डबल इंजन का मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है सेम आइडियोलॉजी की होती है, सेम पेज की होती है, तो जनता का भला होता है। पंजाब में चन्नी जी अगर बीजेपी कुछ करेगी तो बोले वो तो हमारे वोट बैंक का डाका पड़ रहा है, तो हम तो इसको नहीं होने देंगे। जबकि मेरा मानना है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, भारत सरकार तो देश की होती है ना, अगर वो किसी स्टेट के लिए कोई स्कीम ले आती है तो उसको सरकारों को उसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। भला तो सभी का होगा, लेकिन हमारे यहाँ हर नफा नुकसान वोट बैंक पॉलिटिक्स जी ये है। तो आप कौन से स्टेट्स में, जो नॉन बीजेपी स्टेट्स में, उसमें विजिट करे हैं, तो आपको बहुत फर्क लगता है कि आपको मतलब कि जनता को आज, इस जनता अवेयर ऑफ दिस नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में कि बीजेपी रूल स्टेट्स को ये सब मिल रहा है? देखिए ऐसा है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आप अखबार में छपना बंद नहीं छपने से रोक देंगे, टेलीविजन पे नहीं दिखाने देंगे, जैसे एक पर्टिकुलर पार्टी विज्ञापन देके सबका मुंह बंद कर देती है। मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है मैं किसका बात बोल रहा हूँ। मुंह में मोती भर दिया सारे टीवी चैनलों के, कोई बोल नहीं रहा है जी। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में आप कैसे छुपा लें? किसी भी वीडियो को, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी स्टोरी को वायरल होने में ज्यादा समय तो लगता नहीं जी, कुछ सेकंड में ही पहुंच जाती है जी। पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप है, मैं ईस्टर्न यूपी में मैंने देखा, बीजेपी का ग्रुप है व्हाट्सएप का, जो 25 लाख जो एक बार पोस्ट हुआ 25 लाख मोबाइल में आ गया, 25 लाख से 75 लाख 1 करोड़ लोगों को पता लग जाता है। वो होता है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं आज इस पर वीडियो बना रही थी तो मैंने कहा आपसे तो जरूर व्यूज लूं। नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। पंजाब का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। मैंने आपको आज लिखा है ना वीडियो पे, ट्विटर पे भी, मिठाई या पिटाई? नहीं, मुझे मिठाई मिलेगी, मिठाई मिलेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच प्रमोद जी। नमस्कार। सत श्री अकाल कंवरवीर जी, आपको मैं जब बोलती हूँ आप मेरी बात मान लेते हैं और आप मेरे को इंटरव्यू दे देते हैं। मुझे आप सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि मोदी जी ये जो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो उसमें जितनी सेंटर की स्कीम्स थी, क्या पंजाब में वो स्कीम्स आई? सत श्री अकाल, सबसे पहले सत श्री अकाल पायल जी। मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारी बदकिस्मती है कि जब भी पंजाब में कोई गवर्नमेंट बनती है हम सेंटर से बिल्कुल उलट चलते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है और पहली बार ये होने वाला है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी और सेंटर की सभी सहूलताएं जो है हमारे पंजाब को मिलने वाली हैं। जैसे कि पिछले 100 से ज्यादा स्कीमें मोदी साहब ने भेजी और पंजाब में एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। किसी भी स्कीम की हम बात कर ले, कोई स्कीम पंजाब में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ये पंजाब सरकार की जैसे आयुष्मान भारत भी नहीं हुआ। एक्चुअल में क्या करते हैं, कोई भी स्कीम नहीं जो लागू होने देते, सबसे पहले ये उसको बदलने में लग जाते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट का इसके ऊपर नाम दे दे और मोदी जी का नाम ना इसके ऊपर आए। जैसे अभी जो कोविड के टाइम पे राशन भेजा गया था,
उस टाइम पे पंजाब सरकार ने 2-2.5 महीने वो राशन लोगों तक पहुंचने नहीं दिया, इसलिए कि इनके अपने, हमारे पंजाब में जहाँ बोलते हैं तोड़े, जो बोरियां वगैरह अपने ब्रांड की इन्होंने छपवाई पंजाब गवर्नमेंट की, तो फिर वो राशन वितरण किया। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पे जब भी सेंटर में कोई अच्छी सरकार आती है तो पंजाब में उलट सरकार आ जाती है, तो पंजाबियों को कोई फायदा सेंटर गवर्नमेंट का मिल नहीं पाता। नहीं तो जैसे अब प्रधानमंत्री जी जो घर बनवा के दे रहे हैं गरीबों को, या आयुष्मान भारत दे रहे हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, और उज्ज्वला योजना है जिसके तहत उनको फ्री सिलेंडर मिलते हैं, ये कोई भी स्कीम पंजाब में नहीं आई है? पायल जी, आई तो सभी हैं, बट इनको वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। जैसे जो घर बनाने वाली जो स्कीम थी, जिसको हम आवास योजना बोल देते हैं, जी जी जी, वो अगर उत्तर प्रदेश में 25 लाख लोगों को घर मिले हैं तो पंजाब में हजारों में होंगे बस। ओके इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि कोई काम होने नहीं देते। ओके, चलिए मुझे आई थिंक आपकी वीडियो रुक गई है। चलिए मुझे यही पूछना था, थैंक यू सो और मच। पंजाब सरकार की ये नलायकी की वजह से ये चीजें। ओके, थैंक यू सो मच कमलवीर जी, थैंक यू, सत श्री अकाल। थैंक यू पायल जी, थैंक यू, सत सत श्री अकाल जी। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर रिचा जी, थैंक यू, आपने समय निकाला मुझसे बात करने के लिए। मैं आज ये मेरा वीडियो मैं बना रही हूँ ये जानने के लिए कि मोदी जी हमेशा बोलते हैं डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, उसके बहुत फायदे हैं। तो आप बताइए, आप सोशल मीडिया प्रभारी हैं यूपी की, युवा मोर्चा की, तो आप बताइए कि आपको ऐसा क्या यूपी में दिख रहा है जो आपको, जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है दूसरे स्टेट में, वहां पे क्या फर्क लग रहा है आपको दोनों में? पायल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और माफी चाहते हैं कि बहुत कम समय के लिए आपसे जुड़ पा रहे हैं, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम लोग तो एक पोस्ट पे हैं, तो एक जिम्मेदारी भी होती है, एक विचारधारा भी होती है, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। थैंक यू। जैसा कि आपने मुझसे सवाल पूछा है कि मोदी जी एक चीज को बहुत एम्फसाइज करते हैं, डबल इंजन की सरकार। ये लोगों को जानना चाहिए। कभी कभी लोगों को क्या लगता है ना कि डबल इंजन के गठबंधन वगैरह तो नहीं है। नहीं, आप ये सोचिए कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो सरकार सेंट्रल में और केंद्र में और राज्य में, दोनों जगह हमारी सरकार होती है। तो जो एक फर्क होता है ना, एक मजबूर सरकार और मजबूत सरकार, इसका फर्क समझना है। अगर योगी जी सोचते हैं कि हमारे यहाँ एक मजदूर जो कोविड में दिहाड़ी नहीं ला सकता है, उसके पेट में अन्न कैसे जाएगा, तो वही चीज मोदी जी भी सोचते हैं। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लोगों को 2 टाइम का राशन मिल रहा है, 1 महीने में 2 बार मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये डबल इंजन सरकार का फायदा है। दूसरा एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जितना भी कार्यकाल हमारे योगी जी का रहा है वो दंगा मुक्त रहा है, एक भी दंगा नहीं हुआ है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मुख्तार अंसारी का। पंजाब में था, कोई पकड़ पाया क्या? क्योंकि वहां हमारी सरकार नहीं थी, खींच के उत्तर प्रदेश लेके आया गया था, और आज उसकी हालत सबको पता है। तो जब हमारी केंद्र में सरकार होती है तब हम और मजबूत होते हैं। परिवार आपका जितना बड़ा होता है, परिवार का सोचने का तरीका एक जैसा होता है, तो हमारे काम करने में एक हमें पता होता है कि आज हम बुंदेलखंड, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आती हूँ। बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा था, कोई भी योजनाएं नहीं हम लोग लागू कर पाते थे क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज सोचिए पायल जी, होता क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे केंद्र में अगर आज कांग्रेस होती तो वो ये कभी नहीं चाहेगी कि राज्य अच्छा काम करे अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन अगर दोनों जगह एक सरकार होती है, एक विचारधारा होती है और राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, तो बुंदेलखंड के विकास को अगर हम देखेंगे तो पहले क्या था, आज 3 एक जो हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निकाला है बुंदेलखंड के बीच से। आप बताइए कौन सोच सकता था कि बुंदेलखंड जैसी जगह पे जिसको लोग पिछड़ा समझते थे कि नहीं यहाँ तो विकास हो ही नहीं सकता, यहाँ तो जो गांव वाले एरिया थे वहां लाइट ही नहीं आती थी। पायल जी, मैं जिस गांव से आती हूँ वहां पर लाइट कभी हो ये हमारी दादी और दादा लोग कभी नहीं सोच सकते थे। आज का समय है जहां वहां लाइट आती है क्योंकि मोदी जी वहां से बैठ के सोच रहे हैं सेंट्रल से। उनको पता है चाहे जनधन की योजना अगर वो वहां लागू कर रहे हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य में भी वो आ रही है। राशन 2 टाइम मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड, आप सोचिए कि हम लोगों को देखने में छोटा लगता है, लेकिन आप जब किसी लाभार्थी से पूछते हैं ना तब पता चलता है उस चीज का कि अब पक्के घर की योजना है, मोदी जी ने वहां से सोचा है, तो आज यहाँ पर गांव के एक एक आदमी के पास वो पक्का घर हमारे पास पहुंचा है। जैसे मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि 500, वो कहते क्या हो गया, फार्मर को 6,000 रुपए साल का मिल रहा है, मतलब 500 रुपए महीना। पर मैंने कई लोगों से जाके बात की तो
उसकी अहमियत, उस 500 की अहमियत अमीर इंसान नहीं समझ पाएगा, पर एक जने के, एक किसी कोई जो वृद्ध पेरेंट्स होते हैं घर में, या जो लोग होते हैं, अकेले भी होते हैं, वो 500 रुपए में अपना खाना खा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती बहुत भरपूर पेट, पर 500 रुपए से दवाई खरीद, कुछ उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। ये अमीर इंसान इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं समझ सकता। थैंक यू सो मच रिचा जी, आपने टाइम निकाला, और फिर मिलते हैं दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी, बहुत लंबे बहुत इंटरव्यू धन्यवाद। के लिए। थैंक यू। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इंतजार कर रही हूँ, और माफी चाहेंगे कि अभी समय ऐसा है कि हर चरण के चुनाव आते जा रहे हैं, तो हम लोगों को तो सोशल मीडिया पे भी मेहनत करनी है, ताकि कोई भी गलत नैरेटिव ना चलने दे। सबसे बड़ी बात है, आज हम अगर एक जगह पे रह के लड़ाई कर रहे हैं, तो मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो आज खुद उस विचारधारा के थे और आज उसके लिए लड़ रहे हैं। जो पहले कहते थे हिंदू तो होते ही नहीं है, राम जी तो होते ही नहीं है, आज वो भगवान राम का नाम लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं अम्मा वोट देना। हमारी लड़ाई उन लोगों से है आज, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे भी और जमीन पे दोनों जगह काम करी। पायल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जल्दी मिलते हैं। जल्दी। नमस्कार प्रदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हमेशा ये बोलते रहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। उनका क्या, इस बात का क्या तात्पर्य है, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को? पायल जी देखिए, जब भी हमने देखा है देश में, अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखेंगे तो पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन की वजह से कई बार स्टेट का जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट पीछे हो जाता है। और कई बार जब स्टेट के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी आती है जो सेंटर से विरुद्ध पॉलिटिकल पार्टी आती है, तो वो अपने खुद के पॉलिटिकल बेनिफिट्स के कारण जो स्कीम्स होती है उसको आगे तक नहीं पहुंचाती। जैसे मैं आपको बंगाल का उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप बंगाल में देखेंगे तो कितनी सारी सेंटर की स्कीम्स है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती, बिकॉज स्टेट सोचती है कि अरे सेंटर की स्कीम पहुंच जाएगी तो फिर इससे सेंटर का पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली नुकसान जो होता है वो नुकसान आम जनता का होता है। तो इसीलिए इस पूरे बैकड्रॉप और वैक्यूम से प्रधानमंत्री ने डबल इंजन की टर्म को कॉइन किया। इस वक्त मैं अमृतसर के अंदर मौजूद हूँ जहां से आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो डबल इंजन इज अबाउट इंश्योरिंग की जो डेवलपमेंट हो वो डबल स्पीड से हो, इंश्योरिंग की जो स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचे वो डबल स्पीड से पहुंचे, इंश्योरिंग की एजुकेशन जो पहुंचे वो डबल स्पीड से पहुंचे, इंश्योरिंग की रोड्स जो पहुंचे वो डबल स्पीड से पहुंचे, इंश्योरिंग की नेशनल डेवलपमेंट जो हो वो डबल स्पीड से हो। दोनों इंजन एक दूसरे के साथ एक ही रास्ते में चले, एक इंजन नॉर्थ में ना चले, एक इंजन साउथ में ना चले। तो आपको लगता है इसमें सिर्फ यही है कि वो कहीं सेंटर में जो जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उनको वोट ना मिल जाए, कि कोई थोड़े बहुत ईगो हैसल्स भी होते हैं? बहुत ईगो एसल्स भी होते हैं। ये ईगो एसल्स जो सभी का जेनेसिस होता है, ये डर होता है कई नेताओं का जो स्टेट में होते हैं, जो उनको लगता है कि अगर सेंटर का डेवलपमेंट हो जाएगा तो उनके वोट हट जाएंगे, इसीलिए ईगो इश्यूज भी होते हैं। और ईगो सब कुछ का जेनेसिस पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी से होता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, नवीन पटनायक को देखिए। नवीन पटनायक सेंटर के साथ कितना कोलैबोरेटिवली काम करते हैं, और उड़ीसा के अंदर उनकी सरकार बीजेडी की भी आ जाती है और स्टिल सेंटर की स्कीम्स भी कई जगह पहुंच पाती है। वहीं अगर तृणमूल कांग्रेस की बंगाल को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कॉन्फ्रंटेशन, ईगो इश्यूज, ये सब है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जो गवर्न करती हैं स्टेट को। अगर पॉलिटिकल पर्सनालिटीज में स्टेट्समैनशिप होती है, मैच्योरिटी होती है, तो फिर ईगो इश्यूज नहीं आते, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी नहीं होती और डेवलपमेंट भी होता है। पर क्यों कि कई परिवारवाद पार्टीज हैं जो वन मैन पार्टीज हैं, जिसपे संगठन नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की विम्स और फैंसीज पे चलती है। इस कारण दिक्कतें होती है, तभी डबल इंजन की जरूरत कई समय पड़ जाती है। ओके, थैंक यू सो मच प्रदीप, थैंक यू सो मच। नमस्कार पायल जी, आपके साथ जुड़ने में बहुत बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू, बाय बाय। नमस्ते। हाय समीर। हाय समीर, मेरा आपसे भी सेम सवाल है जो मैंने सबसे पूछा था, कि डबल इंजन की सरकार के बारे में आपके क्या ख्याल है, क्या ख्यालात हैं और क्या व्यूज हैं? सी, डबल इंजन इज एज यू से टू डबल एज सोर्ड होता है। दो अच्छी सरकारें सेंटर और स्टेट में मिल जाए तो अच्छा काम होता है, और दो करप्ट सरकारें मिल जाए तो बहुत ज्यादा चोरी भी हो जाती है। बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, डबल इंजन सरकार अच्छी होती है if you have two good governments like Modi ji at the center and a good state government. और इसकी सबसे बढ़िया मिसाल मैं दे सकता हूँ उत्तर प्रदेश में हो रही है। सिंपल सी बात है, देखो 2000 योगी जी आने से पहले यूपी वाज द 6th और 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी। नाउ इट हैज रीच्ड टू नंबर 2। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इन्होंने लगभग मेरे ख्याल से they have completed about 18 irrigation large projects
कई प्रोजेक्ट्स मतलब 1970 में कमीशन शुरू किए थे, वो 40-45 वर्ष बाद पूरे हुए हैं। एंड दीज प्रोजेक्ट्स आर बेनिफिटिंग ओवर 50 लाख फार्मर्स इन द स्टेट। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखो, इंडिया का हाईवे नेटवर्क हुआ करता था कुछ 1400 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का। अब यूपी alone is going to construct about 1100 kilometers of highway in the next 4-5 years. उसमें से पूर्वांचल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। That will take the India's highway network to about 18 or 1900, मतलब डबल कर दिया सीधे सीधे। So you mean to say कि अगर सेंटर में बीजेपी सरकार है और यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं होती तो इतना सारा काम नहीं हो पाता। I'll tell you why, because देखिए हर प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर या आप कुछ भी ले लो, उसमें सेंटर और स्टेट का तालमेल होना बहुत जरूरी है। जैसे यदि आपको हाईवे बनानी है तो लैंड एक्विजिशन प्लेज अ बिग रोल, और उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी लगते हैं, तो दोनों स्टेट और सेंटर की कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी हो जाती है। एंड बोथ देन वांट टू डेवलप द स्टेट। पॉलिटिकल इश्यूज नहीं होते हैं इसमें, पर्सनल ईगोज बीच में नहीं आते हैं, राइवलरी नहीं होती है। आप बाय द सेम टोकन आप देखो ना, कोई भी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में अब वैक्सीन डिप्लॉयमेंट की बात छोटी, विच इज सच अ क्रिटिकल थिंग, उसमें हमने देखा कितने स्टेट्स में वैक्सीन दिए गए थे सेंटर से और वो डिप्लॉय नहीं हुए। कुछ स्टेट्स में तो कूड़ा में वैक्सीन मिला हमको। सो दीज आर इश्यूज। प्लस आप देखो यूपी में, कमिंग बैक टू यूपी, बिफोर योगी जी केम आई थिंक देयर वर कुछ 11 or 12 मेडिकल कॉलेजेस, अब 30 कॉलेजेस हो गए। 700 मोर MBBS सीट्स का इनटेक बढ़ गया, मतलब कितने डॉक्टर ज्यादा स्टेट प्रोड्यूस करेगा। एयरपोर्ट्स लग गए, मेरे ख्याल से अभी 9 एयरपोर्ट पूरे हो गए, 12 एयरपोर्ट हो जाएंगे। 1947 से लेके 2014 तक मेरे ख्याल से 2 एयरपोर्ट थे सिर्फ। सो इट्स ट्रिमेंडस। यूं ही नहीं, कोई स्टेट नंबर 6 से नंबर 2 तक पहुंच जाती है। वंस अपॉन अ टाइम लोग कहते थे यूपी में कुछ होगा नहीं, यूपी के लोग मुंबई दिल्ली जाके काम करते हैं। अब वहां फिल्म सिटी बनने की बात हो रही है 100 एकड़ की जमीन पे। सो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। हमारे यहाँ मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा था। आई बिलीव इट इज नॉट गोइंग ऑन एट द सेम पेस राइट नाउ। So there are obvious advantages of having a center and state as the same BJP government. या जैसे अभी मेरे को, जैसे my servant was saying कि वो दिल्ली में ही रहता है, उसका आधार कार्ड वगैरह दिल्ली का ही है। मैंने उसको कहा कि तुम भी जो दूसरी मेरी बिहार से जो मेरी मेड है, उसको मैंने बोला उसके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, तुम भी बनवा लो। कहते दिल्ली में बन ही नहीं रहा। तो ये सो इसका सारा नुकसान जो होता है वो आम जनता को होता है, बिकॉज ऑफ द ईगो क्लैशेस एंड पर्सनालिटी क्लैशेस के कारण। एब्सोल्युटली 101%। ओके, और सॉरी बस वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम अ पंजाब पर्सपेक्टिव यदि हम कहते हैं तो having a BJP government, allied government or whatever, BJP government with BJP in it is a big advantage because border state है। agencies जो central agencies होते हैं या जो भी होता है, that is directly under the center, so you can expect the state to be a lot more secure if you have good coordination between the state police and the central agencies। हमारी सरहद को सुरक्षित रखने में बीजेपी का सेंटर और पंजाब में होना बहुत जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड एंड वेरी वैलिड पॉइंट। थैंक यू सो मच समीर फॉर टेकिंग आवर टाइम। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू, बाय बाय। नमस्कार संजय जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप कितने सहमत हैं मोदी जी की इस बात से कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, मतलब कि अगर सेंटर में बीजेपी है तो स्टेट्स में भी बीजेपी होनी चाहिए। इससे आप इस स्टेटमेंट से आप कितने सहमत हैं? मैं इस स्टेटमेंट से 100% सहमत हूँ और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। देखिए, भारत में जो लोकतंत्र है उसका संघीय ढांचा है और प्रदेश सरकारों के और केंद्र सरकार के दायित्व जो निर्धारित है, और केंद्र सरकार में केंद्रीय सरकार होने के बाद भी तमाम ऐसे विषय हैं जिस विषय को सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती जी। जैसे अभी उदाहरण के लिए मैं बताऊं, 2 योजनाएं भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। एक तो
आयुष्मान योजना, और दूसरा जैसे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का योजना का था। और ये योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने लागू नहीं किया। देश भर के लोगों को आज 5 लाख की फ्री आपात चिकित्सा मिल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग इस सुविधा से वंचित है क्योंकि वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने इस योजना को अपने यहाँ लागू नहीं किया। ये एक मतलब डबल इंजन न होने का एक नुकसान है। दूसरा, दिल्ली में आप बैठे हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली में भी 5 लाख की जो चिकित्सा सुविधा पूरे देश में लोगों को मिल रही, दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रही। ये डबल इंजन सरकार अगर होती तो दिल्ली के लोगों को इसका लाभ मिलता। दूसरी चीज जो सबसे ज्वलंत उदाहरण है डबल इंजन सरकार का, जो पॉजिटिव पक्ष है अगर देखना हो तो उत्तर प्रदेश उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। जी। मोदी जी यहाँ से सांसद भी हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार आजादी के बाद 70 सालों तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे। 5 वर्षों में आज उत्तर प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज हो गए। उत्तर प्रदेश में आजादी के 70 साल बाद तक केवल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। डबल इंजन सरकार का फायदा यह है कि उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, और देश का इकलौता प्रदेश है जहां की 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इसी प्रकार से डबल इंजन न होने के कारण मायावती जी अपने पूरे कार्यकाल में एक एक्सप्रेसवे बनाई थी, जिसको कि आप जमुना एक्सप्रेसवे के रूप में जानते हैं, आगरा से लेकर दिल्ली तक। अखिलेश जी अपने पूरे सरकार के कार्यकाल में एक एक्सप्रेसवे बनाए, लखनऊ से आगरा, जिसको आगरा एक्सप्रेसवे कहा जाता है। लेकिन डबल इंजन सरकार का फायदा यह हुआ कि योगी जी सरकार ने 4 एक्सप्रेसवे बनाए, और उसके अतिरिक्त 14 जो है लिंक एक्सप्रेसवे बनाए। यह डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब केंद्र की सरकार आपको समर्थन करेगी। दूसरी चीज, एम्स, पूरे देश में एक एम्स था, आज एम्स की संख्या बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एम्स शुरू हो गया, कभी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। फर्टिलाइजर कारखाना इतने सालों से बंद था, आज फर्टिलाइजर कारखाना शुरू हो गया, कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो ये सकारात्मक पक्ष है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश सरकार के पास अपना इतना बजट नहीं था कि 45 लाख लोगों को अपना आवास बना के दे देती। ये डबल इंजन सरकार का फायदा है। इसी तरह आज जो पूरे जिस उत्तर प्रदेश में मतलब आप समझिए कि रिवॉल्वर नहीं बनता था, आज डबल इंजन सरकार का फायदा यह है कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, इंसास राइफल यहाँ अमेठी में बनने लगी, यहाँ बगल में हरदोई जिला की तहसील लगती है, वहां बबले स्कॉट की पिस्टल यहाँ बनने लगी। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से आज पूरा जो बुंदेलखंड 70 वर्षों से प्यासा था, और देश के अन्य हिस्सों में लोग भूखों मरते थे, दवा के बिना बीमार होकर मरते थे, बुंदेलखंड के लोग पानी के बिना मर जाते थे। तो संजय जी, जल जीवन के नहीं संजय जी आप सुनिए, मतलब आप कह रहे हैं कि क्योंकि वहां पे डबल इंजन सरकार है, तो मतलब क्या अगर यहाँ पे अखिलेश की सरकार होती तो ये सब नहीं बनाने देते मोदी जी क्या? असल बात, केंद्र की जो सरकार की योजनाएं आती है, स्टेट की गवर्नमेंट उसको लागू नहीं करती है। अच्छा, उसका कारण ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट, राजनीति में क्रेडिट एक बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, तो क्रेडिट सरकार लूटती है, तो केंद्र का पैसा आके वापस चला जाता है। जैसे देखिए, अखिलेश जी के पूरे 1 साल के सरकार में मेट्रो का केवल शिलान्यास हुआ, लेकिन योगी जी की 1 साल में कानपुर का मेट्रो चालू हो गया, लखनऊ का मेट्रो चलने लगा। दूसरा एक उदाहरण मैं और बताऊं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब बन रहा था, अखिलेश जी के 1 साल तक टेंडर नहीं हो पाए, इसलिए सरकार के पास पैसा नहीं था, अब वो जमीन एक्वायर नहीं कर पाए। बिना लैंड के एक्वायरमेंट किए आप रोड बना नहीं सकते, शिलान्यास नहीं कर सकते। योगी जी की जब सरकार आई है तो लैंड एक्वायर 95% किए, और 2 साल के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे चालू कर दिया। ये डबल इंजन सरकार का फायदा है। केंद्र से जो आपको मदद मिलेगा, आज उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा स्टेट है जहां 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, जो उत्तर प्रदेश विकास की दृष्टि से पूरे भारत में 12वें स्थान पर था। आज उत्तर प्रदेश 2nd प्लेस पर आ गया, कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ये सारा कुछ इसलिए संभव हुआ है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार से हर कदम पर स्टेट गवर्नमेंट को
मदद मिल रही है और स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार का आपस में सामंजस्य है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए सामंजस्य बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच संजय जी, आपने बहुत बढ़िया बातें बताई, बहुत बढ़िया पॉइंट्स बताए, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें पंजाब के रेफरेंस में भी मैं इतनी चीज कह सकता हूँ कि अगर पंजाब के लोग जो लोग हैं, पंजाब में भी डेवलपमेंट, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो या स्टेडियम की बात हो या सड़कों की बात हो, हाईवे की बात हो, ये सारा तब हुआ जब अकाली और बीजेपी एक साथ है, जबकि बीजेपी वहां कोई बहुत अस्तित्व में नहीं थी। इस इलेक्शन में अगर पंजाब के लोगों को डेवलपमेंट कराना है तो इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि वोट देने से पहले ऐसे स्टेट में ऐसी गवर्नमेंट बनाए जो केंद्र सरकार से वो सामंजस्य बैठा सके और इस डेवलपमेंट का विकास पंजाब को मिल सके, और पंजाब के युवा जो आज विदेशों में भागने के लिए मजबूर हैं, उनको अपने प्रदेश में रोजगार मिल सके और वहां डेवलपमेंट हो सके। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार जी। नमस्कार जया जी। नमस्ते पायल जी। जया जी, मैंने आज ये मेरा वीडियो इस पर है कि डबल इंजन सरकार का क्या मतलब है, और बिहार को डबल इंजन की सरकार, बिहार क्योंकि सेंटर के साथ सेम गवर्नमेंट है वहां पे, तो डबल इंजन की सरकार कहा जा सकता है। तो क्या फायदे हुए हैं बिहार को जब से बीजेपी गवर्नमेंट दोनों जगह है, सेंटर एंड स्टेट? बिहार में सबसे पहले अगर स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं में इनमें बहुत सुधार हुआ है मोदी जी और नीतीश की सरकार के दोनों के सहयोग से। और पहले एक एम्स था, अभी दरभंगा में भी एम्स बनने की शुरुआत हुई है। फिर अगर रोड का देखा जाए, हम तो बिहार में रह चुके हैं तो हम जानते हैं वहाँ की रोड की स्थिति पहले क्या थी। सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हुआ करते थे, लेकिन नीतीश जी और मोदी जी की सरकार ने मिलकर, इन दोनों की डबल इंजन की सरकार के आने के बाद रोड की स्थिति में बेहतरीन सुधार हुआ है। पहले जिन जगहों पे हमें जाने में 3 से 4 घंटे लगते थे, अब मुश्किल से आधे घंटे 1 घंटे का वो सफर हो गया है। फिर गांव में भी अगर आप विश्वास नहीं करेंगी, बिजली की सुविधा, हमारा बचपन बीता है बल्ब को ताकते हुए कि लाइट कितने देर आती है, मतलब बहुत ही खराब दयनीय स्थिति थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 24 घंटे में 20-22 घंटे तो बिजली रहती ही है। तो ये भी एक बेहतरीन सुधार हुआ है लोगों के जीवन में। फिर जितनी सुविधाएं गांव में टॉयलेट के लिए जो बोला मोदी सरकार ने, जो कहा है उसको नीतीश सरकार ने पूरा भी किया है। मुझे दिखता है कि वहाँ टॉयलेट की सुविधाएं गांव में हर एक घर तक पहुंचाई गई हैं। हाँ, घर बना के गरीबों को वाकई में दिया गया है। ये सब सारी चीजें आप ये नहीं बोल सकती हैं कि ये सारी कागजों तक ही ये बातें सीमित हैं। तो वाकई में ये जीवन स्तर में गरीबों के सुधार, तो गैस की सुविधा है, बिजली, पानी, हर चीज की सुविधा है। कूड़ा सेग्रीगेट करने का, कूड़ा वाला आता है ले जाता है। नाली, पहले तो मतलब गांव की गलियां जो पहले नालियों से बजबजाते रहती थी, अब सब सफाई, ये सब दिखता है हमें प्रत्यक्ष रूप से। तो सुधार तो बहुत हुआ है। बिहारी होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि वाकई बहुत सुधार हुआ है। और मैं अभी बाहर हूँ, लेकिन आपके ये बिहार के बारे में कहने से मैं आपको अपनी बात बताने से रोक नहीं पाई। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब जैसे आरजेडी की सरकार थी, जब नीतीश के साथ ही उनकी कोalition थी, तो जब मोदी जी की सरकार सेंटर में थी, तो तब भी ये स्कीम्स को ये लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि तब नहीं कर रहे थे कि नहीं, तब क्या होता था ना, नीतीश जी बहुत ही बेबस और लाचार हमें दिखते थे। कि बातें तो बहुत होती थी कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लालू सरकार के रिजीम में अपने जातिगत बातों को वो तरजीह देते थे कि मतलब अपने जहाँ पे उनका पैठ है, जहाँ पे उनकी वोट बैंक है, वहां के लिए तो कुछ होता था। लेकिन पूरे बिहार में बिना किसी ये कि सब जगह सुविधाएं पहुंचे सबको, ऐसी बातें तो नहीं होती थी। मतलब लालू के सरकार में तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये सारी चीजें, सुविधाएं गरीबों को भी नसीब होंगी। तो लालू जी तो कांग्रेस के काफी क्लोज माने जाते थे और उनके साथ उसमें भी होते थे, उनके यूपीए में भी होते थे, तब भी कांग्रेस ने मदद नहीं करी लालू जी की? नहीं, मदद तो होती होगी आपसी में, कागजी कार्रवाई में तो मदद होती होगी, पैसे जाते थे, लेकिन ये बड़े बड़े घपले होते थे ना। मतलब वो पैसे सेंटर से जरूर जाते होंगे और वहां तक भी बहुत पहुंचता होगा राज्य सरकार तक,
लेकिन वो सिर्फ जो है कागजों में ही घूमता रहता था और सारे लोग पैसे बनाते थे। आपको पता ही है कि चारा घोटाला, इस तरह के और भी घोटाले हुए हैं। तो पैसे तो दोनों के का आदान प्रदान होता था, लेकिन वो पैसे गरीबों तक कभी नहीं पहुंचते थे। तो ये तो ठीक। और मुझे कहीं कहीं लगता है कि जैसे काफी मैंने जिन लोगों के इंटरव्यू लिए तो उन्होंने यही बात बोली है कि ईगो हैसल बहुत होती है और इनसिक्योरिटी बहुत होती है कि अगर हमने स्टेट में नॉन बीजेपी सरकार है, अगर मोदी जी ने कुछ दिया तो बीजेपी को क्रेडिट मिल जाएगा। इस इनसिक्योरिटी के कारण भी जनता सफर करती है फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सफर तो करती थी। तो अभी ये है कि कम से कम ये है कि नीतीश जी और मोदी जी के बीच में, मतलब पहले वाले समय में थोड़ा सा, जब उनका पहला कार्यकाल था नीतीश जी का, तब थोड़ा सा हमें भी टसल दिखता था उन दोनों के बीच में। लेकिन बाद में जब नीतीश जी वहां से वापस जब आए लालू जी को छोड़ के, उसके बाद से इन दोनों के बीच का रिश्ता मधुर दिख रहा है और काम भी बहुत सरपट दौड़ता हुआ दिख रहा है बिहार में। बिहार में जिस तरीके से यूपी में चेंज आ रहा है, बिहार में आ रहा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर आप बिहार जाएं तो पटना उतरते, हम लोग तो पटना पहचान नहीं पाते हैं, इतने सारे फ्लाईओवर बन गए हैं, हर तरह की सुविधाएं, अगर बेसिक सुविधाएं सी जो अगर हम देखें, उतरते साथ फ्लाईओवर है, रोड की स्थिति है, बिजली और ये सारी स्थिति जो आप जिनसे आपको सबसे पहले वास्ता पड़ता है, तो ये सारी सुधरी हुई दिखती है। और थोड़ा बहुत तो अभी और भी करना है। बिहार अभी पूरी तरह से तो परिवर्तित हुआ नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहा तो काम हो सकता है। वैसे अगर बीजेपी के कोई सशक्त नेता उभरे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच जया, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।